नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं इतिहास विषय से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि यह प्रश्नोत्तरी आपको बेहद पसंद आएगी और आप इस प्रश्नोत्तरी से अपने ज्ञान में और वृद्धि करेंगे। तो साथियों, चलते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी की तरफ और शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है साथियों आपकी स्क्रीन पे, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में, 1857 में, 1761 में या फिर 1760 में? इसका उत्तर दीजिएगा साथियों। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? ए, बी, सी या फिर डी? उत्तर दीजिएगा साथियों इसका। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? और इसका सही उत्तर है साथियों सी, 1761 में। यह युद्ध पानीपत में मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था, जिसमें मराठाओं की हार हुई थी। पानीपत हरियाणा में स्थित एक जगह का नाम है साथियों, जो आज भी स्थित है, और वहीं पे यह युद्ध लड़ा गया था। अब चलते हैं साथियों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और शुरू करते हैं हम अगला क्वेश्चन। उम्मीद है इसका आपने सही उत्तर दिया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, श्री रंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। श्री रंगपट्टनम की संधि 1790, 1782, 1792 या फिर 1757? उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में साथियों इसका उत्तर। श्री रंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। प्रबल संभावना है कि यह आगामी परीक्षाओं में ज़रूर आ सकता है। इसका उत्तर दीजिएगा साथियों, ए, बी, सी या फिर डी? और इसका सही उत्तर है साथियों सी, 1792 में। जी हाँ साथियों, श्री रंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी। टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच यह संधि हुई थी साथियों, श्री रंगपट्टनम की संधि। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। उम्मीद है आपने इसका सही उत्तर दिया होगा। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। हमारा अगला क्वेश्चन है, डलहौजी की हड़प नीति के तहत सबसे पहले किस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि डलहौजी उदयपुर को, संबलपुर को या सतारा को या फिर बागाट को? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा साथियों इसका। डलहौजी की हड़प नीति के तहत सबसे पहले किस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था? उत्तर का इंतज़ार है साथियों आपके। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा इसका। और इसका सही उत्तर है साथियों सी, सतारा। सतारा को सबसे पहले डलहौजी ने 1848 ईस्वी में अंग्रेजी राज्य में हड़प नीति के तहत मिलाया था साथियों। जी हाँ साथियों, उम्मीद है इसका भी आपने सही उत्तर दिया होगा। साथियों, आपको उम्मीद है आपको प्रश्न पसंद आ रहे होंगे और आप प्रश्नों का आनंद उठा रहे होंगे। आप इन प्रश्नों को नोट भी कर सकते हैं साथियों, ताकि भविष्य में आपके ये काम आ सके। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, मुग़ल सम्राट ने अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कब प्रदान किए थे? जी हाँ साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका भी उत्तर दीजिएगा साथियों, 1757, 1857, 1765 या फिर 1760? मुग़ल सम्राट ने अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार कब दिए थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा साथियों इसका। और इसका सही उत्तर है साथियों सी। उम्मीद है आपने इसका सही उत्तर दिया होगा, 1765 में। जी हाँ साथियों, जब इलाहाबाद की संधि हुई थी, उसी संधि के तहत मुग़ल सम्राट ने अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्रदान किए थे साथियों। उम्मीद है साथियों आपको ये प्रश्न बहुत पसंद आया होगा। चलते हैं साथियों अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, आप इन क्वेश्चन को नोट भी करते जाइएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हैदर अली
वो है टीपू सुल्तान। वाह साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हैदर अली व टीपू सुल्तान का संबंध निम्न में से किस राज्य से रहा है? हमने पिछले वीडियो में भी इस क्वेश्चन का जिक्र किया था टीपू सुल्तान के बारे में। आज क्वेश्चन है हैदर अली व टीपू सुल्तान का संबंध किस राज्य से है? बंगाल से, बिहार से, मैसूर से या फिर दिल्ली से? आपके उत्तर का इंतज़ार है साथियों, कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर दीजिएगा। जैसा भी आपको आ रहा है, सही या गलत सोचिएगा। और इसका उत्तर साथियों सी, मैसूर। मैसूर कर्नाटक में स्थित साथियों एक जगह है, और उसी मैसूर राज्य हैदर अली और उसके पुत्र या उसके उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान का संबंध रहा है, जिन्होंने अंग्रेज़ों से 4 युद्ध लड़े थे, जिनको आंग्ल मैसूर युद्ध भी कहा जाता है। जी हाँ साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा इसको, एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है साथियों इसकी। अब चलते हैं सब साथियों हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आप उम्मीद है आप इनको नोट कर रहे होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किस अंग्रेज गवर्नर पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन साथियों। उम्मीद है ये क्वेश्चन लगभग आगामी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि किस गवर्नर पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया था? डलहौजी पे, वॉरेन हेस्टिंग्स पे, वेलेजली पे या फिर मुनरो पे? उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में साथियों, आपके उत्तर का इंतज़ार रहेगा। सोचिएगा साथियों, इसका सही उत्तर ए, बी, सी या फिर डी क्या होगा साथियों इसका उत्तर? जवाब दीजिएगा साथियों, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। इसका सही उत्तर है साथियों बी, वॉरेन हेस्टिंग्स। साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वॉरेन हेस्टिंग्स जो भारत में अंग्रेजी गवर्नर बनकर आए थे, उन्हीं पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया था साथियों, क्योंकि उन्होंने कुछ मामले ऐसे थे जिनमें पक्षपात किया था, इसी कारण उन पे ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया था। और ये एकमात्र गवर्नर थे साथियों जिन पे ब्रिटिश संसद में भारतीय मामलों को लेकर महाभियोग चलाया गया था। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको बहुत पसंद आया होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त भारत में कब लागू किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में, बहुत सारी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है साथियों। स्थायी बंदोबस्त 1807 में, 1760 में, 1793 में या फिर 1795 में? उत्तर दीजिएगा साथियों, स्थायी बंदोबस्त भारत में कब लागू किया गया था? उत्तर दीजिएगा साथियों, इसका उत्तर है सी, 1793 में। बहुत अच्छा सवाल है साथियों, और बहुत ही अच्छा इसका उत्तर भी है 1793 में। जी हाँ साथियों, 1793 में स्थायी बंदोबस्त भारत में लागू किया गया था, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है साथियों, और उम्मीद है आगामी एग्ज़ाम में भी ये पूछा जा सकता है, इसीलिए आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लें। स्थायी बंदोबस्त भारत में कब लागू किया गया था? उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे साथियों। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किस गवर्नर के काल में भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? जी हाँ साथियों, 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किस गवर्नर के काल में भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? वेलेजली, कॉर्नवालिस, डलहौजी या फिर हेस्टिंग्स? उत्तर दीजिएगा साथियों कमेंट बॉक्स में। वेलेजली, कॉर्नवालिस, डलहौजी या फिर हेस्टिंग्स? और इसका उत्तर है साथियों बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। जी हाँ साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1793 में भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था साथियों। स्थायी बंदोबस्त यह एक भूमि राजस्व का बंदोबस्त था। इसके तहत भूमि राजस्व वसूला जाता था, जो किसानों से वसूला जाता था साथियों। इसको भी आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं साथियों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे, ये उम्मीद है मुझे। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप इनको नोट भी करते जाइएगा।
ताकि भविष्य में जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इनको रिवाइज कर सके। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और हम अगला क्वेश्चन है साथियों, थॉमस मुनरो का संबंध निम्नलिखित में से किससे रहा है? थॉमस मुनरो का संबंध इजारेदारी प्रथा से रहा है, या फिर महालवाड़ी से रहा है, या फिर रैयतवाड़ी से रहा है, या फिर दहसाला बंदोबस्त से रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। उम्मीद है कि आप सभी प्रश्नों के सही उत्तर दे रहे होंगे। उत्तर दीजिएगा साथियों। थॉमस मुनरो का संबंध, सही उत्तर दीजिएगा साथियों कमेंट बॉक्स में। थॉमस मुनरो का संबंध निम्नलिखित में से किससे रहा है? ए, बी, सी या फिर डी? उत्तर दीजिएगा साथियों, सोच समझ के उत्तर दीजिएगा साथियों। इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर है साथियों सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, रेतवाड़ी बंदोबस्त। थॉमस मुनरो का संबंध रेतवाड़ी बंदोबस्त से रहा है साथियों। रेतवाड़ी बंदोबस्त जो दक्षिण भारत में लागू किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उससे संबंध रहा है थॉमस मुनरो का। यह बंदोबस्त सीधे किसानों से संबंध रहा है साथियों। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सीधे किसानों से संबंधित कौन सा बंदोबस्त रहा है, तो रेतवाड़ी बंदोबस्त रहा है साथियों। इसी से संबंधित अपना अगला क्वेश्चन है साथियों कि रेतवाड़ी बंदोबस्त में रेत से क्या तात्पर्य है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, इसका उत्तर शायद मैंने पहले ही बता दिया है और उम्मीद है अब आप इसका सही उत्तर देंगे, एकदम सटीक उत्तर। अब इसमें आप कोई गलती नहीं करेंगे। रेतवाड़ी बंदोबस्त में रेत से क्या तात्पर्य है? रेत से क्या अर्थ है? जमींदार, जागीरदार, किसान या फिर गवर्नर? सही उत्तर का इंतज़ार रहेगा साथियों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। रेतवाड़ी बंदोबस्त में रेत से क्या तात्पर्य है? ए, बी, सी या फिर डी? और इसका सही उत्तर निकल के आ रहा है साथियों सी, किसान। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि रेतवाड़ी बंदोबस्त सीधा किसानों से संबंधित होता था। इसका मतलब है अंग्रेजी सरकार सीधे किसानों से टैक्स वसूलती थी, बीच में जमींदार, जागीरदार इस नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। तो रेत का मतलब किसान होता है साथियों, और यह बंदोबस्त सीधा किसानों से किया जाता था साथियों। इसीलिए इस बंदोबस्त को रेतवाड़ी बंदोबस्त नाम दिया गया और इसको लागू करने में थॉमस मुनरो का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसीलिए थॉमस मुनरो को रेतवाड़ी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है, या फिर उनको लागू करने का श्रेय थॉमस मुनरो को जाता है। उम्मीद है आपने सभी क्वेश्चनों को नोट किया होगा। अब हम आगे एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी और लेकर आएंगे। धन्यवाद।